गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 70वें लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम प्रीवियस वीडियो में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टेशन में हमने दो स्टेप इसके पढ़े थे। पहला पढ़ा था भौतिक विलयन के रूप में। भौतिक विलयन के रूप में मैंने बताया कि आपके जो कुछ बुक्स हैं उसमें 10% जो है टोटल CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में 7% इसका सही है। तो 7% CO2 भौतिक विलयन के रूप में प्लाज्मा के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में रासायनिक यौगिकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपकी इस बुक में 10% लिखा हुआ है, लेकिन 23% इसका ज़्यादातर बुक्स में मिल रहा है कि 23% जो CO2 है वो रासायनिक यौगिकों के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद जो थर्ड और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपका कि बाइकार्बोनेट के रूप में, तीसरा पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट टॉपिक हमारा क्या है, CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, और इस CO2 के परिवहन में तीसरा जो पॉइंट है वो है बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन। देखिए, बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का जो परिवहन है वो टोटल CO2 का 70%, टोटल CO2 का 70%, 70% ऑफ टोटल CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट के रूप में। क्लियर। इसके बाद देखिए, बाइकार्बोनेट जो है ये प्लाज्मा और लाल रक्ताणुओं द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में ये ले जाई जाती है। अधिकांश CO2 प्लाज्मा के अंदर, अधिकांश CO2 क्या है, अधिकांश CO2 प्लाज्मा के अंदर RBC पाई जाती है, RBC। और RBC के अंदर, RBC में अधिकांश प्राणियों में क्या है, RBC में अधिकांश प्राणियों में RBC के अंदर RBC में CO2 विसरित हो जाती है, CO2 विसरित हो जाती है, और वहां पर क्या होता है देखिए, मैं आपको बता दूं। RBC रेड कलर की है, तो ये देखिए मैं आपको बिल्कुल इस डायग्राम के द्वारा बताऊंगा इसको, बहुत ही बिल्कुल ये देखिएगा आप लोग। ये मान लीजिएगा आप लोग RBC है, और यहां पर RBC के अंदर क्या है कि जो CO2 है, CO2 जो है, CO2 जल के साथ क्रिया करती है H2O के साथ, और यहां पर एक एंजाइम होता है, यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है। ये क्या है, ये एक एंजाइम है। इसकी उपस्थिति में ये क्या करेगा, H2CO3 का निर्माण करेगा, कार्बनिक अम्ल का H2CO3 का निर्माण करेगा, और सामान्य की अवस्था में ये 500 गुना ज्यादा, 5000 गुना ज्यादा इसकी निर्माण करने की दर बढ़ा देता है। ये इसके निर्माण की कितने गुना ज्यादा, ये CO2 ये बाद में बताएंगे, चलो आपको, H2CO3 का निर्माण करता है। यहां पर क्या होता है, H2CO3 शीघ्र ही बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस प्लस H आयन में कन्वर्ट हो जाती है। बाइकार्बोनेट आयन प्लस
H हाइड्रोजन आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, HCO3 माइनस और हाइड्रोजन आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां देखिएगा आप लोग, ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हमें पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, राइट। हीमोग्लोबिन क्या है, HB पाया जाता है। HB की विशेषता क्या है कि ये प्रबल अम्ल क्षार बफर है, ये प्रबल अम्ल क्षार बफर है, अम्ल क्षार बफर है। इसका मतलब ये अपने यहां की जो पीएच है उसको चेंज नहीं होने देगा। जैसा कि हमने भौतिक विलीन के रूप में पढ़ा था कि ये इस तरीके से बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं तो ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 से घट जाती है। लेकिन यहां पर ये हीमोग्लोबिन जो है ये इसके प्रबल अम्ल क्षार बफर होने के कारण ये इस हाइड्रोजन आयन से क्रिया कर लेता है। ये हाइड्रोजन आयन क्या कर लेता है, इसके साथ क्रिया कर लेता है और ये बना लेगा HB ये बना लेगा। ओके, ये बन गया HB बन गया, HB बन गया। तो बाकी क्या बच गया, यहां पर HCO3 जो है वो सांद्रता प्रवणता के कारण और ये बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, HCO3 माइनस, ये आरबीसी के बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। और अब सांद्रता प्रवणता को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन जो हैं वो आरबीसी में बाहर पाए जाते हैं। क्लोराइड आयन जो है वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं। ये क्लोराइड आयन इसके एवज में अंदर की तरफ आ जाते हैं और इनमें जो आयनों का संतुलन है वो बना रहता है। क्लोराइड आयन के अंदर आने को हम कहते हैं क्लोराइड विस्थापन। इस चीज को क्या कहेंगे हम, क्लोराइड विस्थापन। क्या कहेंगे, क्लोराइड विस्थापन कहते हैं। काफी बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है या 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि क्लोराइड विस्थापन क्या है। बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर निकलते हैं आरबीसी से तो उनके लिए आयनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए बाहर से क्लोराइड आरबीसी में प्रवेश करते हैं, इसे हम क्लोराइड विस्थापन कहते हैं। और इसे सबसे पहले इसके खोजकर्ता हेम्बर्गर इसके जो खोजकर्ता हैं हेम्बर्गर, उनके नाम पर इसको खोजकर्ता हेम्बर्गर के सम्मान में इसको हम हेम्बर्गर प्रक्रम कहते हैं। हेम्बर्गर प्रक्रम के नाम से जानते हैं क्लोराइड विस्थापन को। ओके, अब देखिए ये जो बाहर की तरफ HCO3 माइनस जो बाहर की तरफ गया है ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ जो सोडियम और पोटेशियम आयन है, यहां पर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पाए जाते हैं, ये इनके साथ आपस में क्रिया करके ये NaHCO3 या फिर KHCO3 का निर्माण कर लेगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार सतनियों के रुधिर में सामान्य पीएच पर CO2 का अधिकांश भाग बाइकार्बोनेट के रूप में विसरित हो जाता है। अब देखिए हेसेल-बेच अभिक्रिया के अनुसार ये आरबीसी है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ऊपर जगह को हम काम में ले लेंगे। आरबीसी
हेंडरसन हेसेलबेच, हेंडरसन हेसेलबेच, अभिक्रिया के अनुसार क्या होता है कि 7.4 pH पर कार्बोनिक अम्ल व बाइकार्बोनेट आयनों का अनुपात 7.4 pH पर कार्बोनिक अम्ल व बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल एवं बाइकार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट का अनुपात का अनुपात 1:20 होता है, 1:20 होता है। मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं, प्रबल अम्ल क्षार बफर। देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो इन दोनों की क्रिया को 5000 गुना बढ़ा देता है, ये बात थी। तो ये था बाइकार्बोनेट के रूप में ऑक्सीजन का CO2 का परिवहन। ये इस प्रकार से CO2 जो है उसका परिवहन हो रहा है। देखिए ये जो डायग्राम है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन वक्र, इसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन वक्र। CO2 का वियोजन वक्र, CO2 का वियोजन वक्र। हाँ देखिए CO2 का वियोजन वक्र, CO2 के वियोजन वक्र में देखिए विंटन व बाइलिस नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले CO2 की संपूर्ण मात्रा एवं CO2 के विभिन्न आंशिक दाब के मध्य वक्र द्वारा CO2 के वियोजन को प्रदर्शित किया। किसने किया? विंटन एंड बाइलिस ने। विंटन और बाइलिस नाम के ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने CO2 की संपूर्ण मात्रा टोटल, देखिए टोटल CO2 कंटेंट की मात्रा और विभिन्न आंशिक दाब के मध्य CO2 प्रेशर इन लंग्स, टोटल विभिन्न आंशिक दाब के मध्य वक्र द्वारा देखिए संपूर्ण CO2 की मात्रा, देखिए मात्रा और विभिन्न आंशिक दाब के मध्य CO2 के वियोजन को प्रदर्शित किया, जो हम यहां नीचे कर रहे हैं। ये जो वक्र होते हैं ये ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड तथा डीऑक्सीजनेटेड रुधिर के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे एक जो ये वक्र बना है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बना है, ये है, ये देखिए ये जो वक्र बना है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बना है, ये वाला। दूसरा जो बना है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बना है। ये अब देखिए कि CO2 का वियोजन वक्र, इसमें देखिए कर्व ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके लिए जो वक्र बना है उसको हम A के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, और दूसरा कर्व ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो मिश्रित ब्लड है, शीर्य रुधिर, शिराओं के अंदर जो रुधिर है उसका जो वक्र है वो V के द्वारा प्रदर्शित किया गया, मिश्रित रुधिर है। जबकि जो धमनियों में रुधिर है उसको हमने A के द्वारा प्रदर्शित किया है। ये डॉटेड लाइन जो है वो फिजिकल सॉल्यूशन की है। अब देखिए ये जो वक्र है ये कारिकी वियोजन वक्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कारिकी वियोजन वक्र। मिश्रित शीर्य रुधिर पूर्ण से
वियोक्षीकारी नहीं होता, इस कारण से इसको हम कार्यिकी वियोजन वक्र या फिजियोलॉजिकल डिसोसिएशन कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था CO2 का वियोजन वक्र। क्या है ये CO2 का वियोजन वक्र? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा फेफड़ों तक शरीर से विभिन्न माध्यमों से विसरण विधि के द्वारा फेफड़ों तक आ जाती है और फेफड़ों से बाहर वायु में निष्कासित कर दी जाती है और ये बाइकार्बोनेट के रूप में ज्यादातर आती है। इसके लिए क्या है कि निम्न अभिक्रियाएं हैं, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H2O प्लस जल CO2 में टूट जाएगी। NaHCO सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अम्लता के कारण सोडियम तथा ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो है इसके रूप में बाहर निकलती है। अब तीसरी जो है हीमोग्लोबिन कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण हीमोग्लोबिन एमिनोमल ग्रुप प्लस CO2 के रूप में टूट जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है पहला, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। हेल्डेन प्रभाव क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनीकरण के विपरीत होने वाली क्रिया है वो हेल्डेन प्रभाव कहलाती है। देखिए, एक एक नंबर का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपकी जो स्कोरिंग है वो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपके स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और हम जो वीडियो के बीच में, लेक्चर के बीच में जब बताते हैं कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का आता है, ये 6 नंबर का आता है, तो इस पे विशेष गौर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम फिर एग्जाम जब होगी तब आपको पता चलेगा कि सर ने बताया था कि भाई ये 1 नंबर का आता है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं इस मामले में कि सर जो बताते हैं वैसा होता है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसके साथ ही इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आएगा वो है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन।